नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद यानी करीबन 10-12 दिनों के बाद मैं आपके सामने आया हूँ, क्योंकि मैंने एक पोस्ट भी डाली थी। पापा और गुड़िया के दोस्तों डेंगू हो गया था, डेंगू संक्रमण। उसी की वजह से थोड़ी सी भागदौड़ हुई थी, समय नहीं मिल पाया और इसी वजह से थोड़ा समय लगा क्लास शुरू करने में। लेकिन अब सब कुछ सही है, आप सभी की बेस्ट विशेष से सब कुछ बहुत पहले जैसा हो गया है। और आज से हम 200 क्लास शुरू कर रहे हैं। जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रेशो और प्रपोर्शन रहेगा। इससे पहले मैं जो भी स्टूडेंट है उनको बता देता हूँ। दोस्तों ग्राम सेवक के लिए मैं आपको मैथ का सेक्शन जो कवर करवा रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों, इससे पहले हमने प्रतिशत का टॉपिक दोस्तों आराम से कर लिया था। ठीक है, प्रतिशत कर लिया था, प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक प्लस में डिस्काउंट का टॉपिक इसके साथ डिस्कस कर लिया था। उसके बाद दोस्तों एसआई और सीआई यानी सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी हमने दोस्तों डिस्कस कर लिया था, है ना। अच्छा, एवरेज का टॉपिक भी दोस्तों हमने इसके साथ डिस्कस कर लिया था। तो ये 4 टॉपिक है, ये हमने डिस्कस कर लिया, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। पिछली बार इससे करीबन अच्छे क्वेश्चंस बने थे, ये मैंने डिस्कशन किया हुआ बहुत अच्छे से। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा रेशो और प्रपोर्शन का, यानी अनुपात और समानुपात का रहेगा। बहुत ही बेसिक क्लास रहेगी, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें सीखेंगे दोस्तों। उसके बाद धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ चलेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि भाई आप सभी को पता है कि रेशो और प्रपोर्शन क्या होता है। देखो ये जो चीज़ होती है ये ए अनुपात बी, इसे हम अनुपात बोलते हैं, रेशो बोलते हैं, ए रेशो बी। इसको दोस्तों हम ये भी लिख सकते हैं ए अपॉन में बी। इसका मतलब दोस्तों ये भी होता है जब हम इसकी बात करते हैं कि ए अनुपात बी समानुपात या प्रपोर्शन सी अनुपात डी। आप सभी को पता है, मुझे पता है, आप सभी को पता है, फिर भी मैं हमेशा ही जीरो से उठाता हूँ चीज़ों को। ये दोस्तों प्रपोर्शन होता है, समानुपात। ठीक है, ए रेशो बी समानुपात सी रेशो डी। अब इसको सोल्व करने का तरीका आप सभी को पता होना चाहिए कि इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल हमेशा बराबर होता है। यानी इसको लिख सकते हैं ए डी इक्वल में दोस्तों हम लिख सकते हैं क्या, बी सी। यहां से अगर हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो हम कह देंगे बी सी अपॉन में डी, या दोस्तों यहां से हमें d की वैल्यू निकालनी होती है तो आपको बी सी अपॉन में ए। इस तरह से हम इसको सोल्व भी दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक कॉमन सी बात। इसके बाद दोस्तों हम एक छोटा मोटा किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है वो भी हम देखेंगे। जैसे आप सभी को पता है कि ए रेशो बी समानुपात सी रेशो डी। ये जो दोस्त होता है ये होता है प्रथमानुपाती। इसे क्या बोलते हैं, प्रथमानुपाती। इसे दोस्तों हम द्वितीय अनुपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वितीय अनुपाती। ठीक है, इसे हम बोलेंगे तृतीय अनुपाती। ठीक है, और ये दोस्त होता है चतुर्थ अनुपाती। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। जो छोटा सा पहला जो प्रश्न बनता है वो ये प्रश्न बनता है कि मध्यानुपाती ज्ञात करो। 2 संख्याएं आपको देगा, मध्य अनुपाती ज्ञात करो। इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है कि आपसे कि 2 संख्याएं दे देगा तो मध्यानुपाती ज्ञात करो। तो उसमें कुछ भी नहीं होता, आपको सीधा अंडर निकालना है ए रूट बी। ठीक है, ए बी का मल्टीपल और उसका रूट। ठीक है, कोई भी 2 संख्याएं देगा, आपसे पूछेगा मध्यानुपाती निकालो तो कहोगे ए रूट बी। ठीक है, सॉरी ए रूट बी नहीं, ए बी रूट। ठीक है, रूट ए बी। इसी प्रकार से एक प्रश्न और पूछेगा आपसे जैसे पूछेगा आपसे चतुर्थानुपाती। ठीक है, चतुर्थानुपाती ये कैसे पूछेगा, जैसे ए रेशो बी समानुपात सी रेशो डी। इसका मतलब चतुर्थानुपाती का मतलब है कि चौथी जो वैल्यू है, लास्ट वाली वैल्यू, ये आपसे फाइंड आउट करवा रहा है। तो इसमें आप सभी को पता है कि इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल, तो यहां से डी इक्वल में क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन में ए। इस हिसाब से इसको आप निकाल सकते हो। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, उसे पता है कि ये चीज आपको पता है, ये चीज है वो आपको पता है, वो आपसे ये नहीं पूछेगा। वो आपसे क्या पूछेगा, वो आपसे पूछेगा तृतीय अनुपात है। क्या पूछेगा, तृतीय अनुपाती, ये पूछेगा आपसे। कहने का मतलब ये वैल्यू दोस्तों आपसे पूछ लेगा। ठीक है, ये वैल्यू पूछ लेगा आपसे
अब ये वैल्यू जब पूछेगा तो इसको कैसे निकालूँ, आप कहोगे सर इसको निकाल सकते हैं कैसे, कि हम निकाल सकते हैं AD/B, लेकिन वो संख्या देगा आपसे, वो आपको कह देगा जैसे 16/40 का तृतीयानुपाती ज्ञात करो, 16/40 का तृतीयानुपाती ज्ञात करो, ये आपसे प्रश्न पूछ लेगा। तो अब कैसे निकालोगे, कैसे तृतीय, क्योंकि ये ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं देगा कि ऐसे रेशियो में लिखे, नहीं, वो सीधी दो संख्याएं आपको देगा और आपसे प्रश्न पूछेगा कि उसका तृतीयानुपाती ज्ञात करो। कैसे करेंगे बताओ, क्योंकि जो चीज़ आपको आती है वो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन उसके रिलेट क्या कुछ हो सकता है वो आपसे क्वेश्चन करेगा। तो टॉपिक बड़ा इजी है, इसके जो क्वेश्चन आपके बनेंगे वो आयु के बनेंगे ना। ये अगर टॉपिक आप 25 कर लेते हो तो इसके बाद दोस्तों हम आयु का टॉपिक उठाएंगे, जो कि बेहतरीन टॉपिक है, वहाँ से प्रश्न बनेंगे आपके रेशो के। तो हम बात कर रहे थे दो संख्या आपसे पूछे तो तृतीयानुपाती ज्ञात करो। तो चलिए, अगर नोट नहीं किया तो इसको नोट कर ले। अभी हम सीखते हैं जो कि मेन है, जहाँ से प्रश्न हमेशा बनता है। एक तो दोस्तों ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे, अगर छोटे स्तर का प्रश्न पूछेगा, या दोस्तों दूसरा प्रश्न इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है कि मध्यानुपाती। इसके अलावा आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा ये, उसके अलावा जो पूछेगा वो हम आगे जो क्वेश्चंस करेंगे वहां से बनेंगे। जी, नोट करें इसको। तो चलिए, मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने रखा, क्योंकि मैं आपको हमेशा ही 0 से लेवल से लेकर चलता हूँ और ऊपर तक, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है जैसे कि 16 और 40 का तृतीयानुपाती बताओ। अब कैसे करोगे, देखो हमारा एक ही फंडा है, तो हमको ट्रिक आपको बताते हैं, नहीं कोई आपको हम फॉर्मूला याद करते, सीधा कंसेप्ट पे चलते हैं। अभी जितने भी टॉपिक्स किए आप सभी ने देखा होगा दोस्तों, है ना, जो जुड़े हुए लगातार, उन सभी को पता है कि हमारे कराने का तरीका क्या होता है। अब आप देखेंगे कि इसका तृतीयानुपाती याद करो। जब ऐसी कंडीशन हो तो आपको हमेशा ही क्या निकालना होता है इसकी जगह, जब आपसे दो संख्याएं दें और आपसे तृतीयानुपाती निकाले, तो दिमाग में हमेशा रखना उसके स्थान पर हमेशा ही क्या निकालते हैं, याद रखेंगे, हमेशा चतुर्थानुपाती ही आपको निकालना है। और ये कैसे निकलता है ये आप सभी को पता है कि A/B/C/D, यानी ये निकालना है। तो D बराबर क्या होगा BC/A, ये लगा सकते हैं। फिर आपके दिमाग में आएगा कि इसके लिए ये संख्या होनी जरूरी है, ये तो है नहीं, ठीक है, तो कैसे निकालें। तो इसको करने का तरीका क्या होता है कि 16 और 40 अनुपात, हमें ये C है, इसको सेम टू सेम दोबारा लिख देना है और ये हमें निकालना है, दैट्स इट, ठीक है। जब भी आपसे दो संख्याएं दे दे और तृतीयानुपाती पूछे तो आपको हमेशा क्या निकालना है, चतुर्थानुपाती, ठीक है। तो अब तृतीयानुपाती के स्थान पे आपको उसी संख्या को, जो सेकंड है, उसी को वापस लिख देना है। आप करने का तरीका भाई कि 40 × में 40 16, ठीक है। आपको 4 चौके 16, 00/16, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट, तो आपका आंसर आ गया 100, ठीक है। ये लीजिए, तो क्या आ गया, तृतीयानुपाती। अब इसमें ये एक रूल है इसका तृतीयानुपाती निकालने का दोस्तों, कि हमेशा ही आपसे दो संख्याएं दे तो आपको चतुर्थानुपाती ज्ञात करवाता है, तृतीयानुपाती ज्ञात करवाता है, तो आपको ये करना है। और जब चतुर्थानुपाती पूछे तब तो ये करना ही है, तब तो आपको 3 संख्याएं देगा, ठीक है। लेकिन ये डबल कब करते हैं, ये डबल कब किया, जब आपसे तृतीयानुपाती, अदरवाइज आपको दोस्तों डबल नहीं करना है, पास में, ठीक है। नोट करें इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखो, इसमें हमें कोई फॉर्मूला तो याद रखना नहीं है, न कोई ट्रिक। अब सीधे क्वेश्चंस पे चलेंगे, जिस प्रकार का लेवल है धीरे धीरे हम बढ़ाते चलेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने, और वही क्वेश्चंस हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, कह रहे कि दूध व पानी का एक मिश्रण है, मान लेते हैं ये एक मिश्रण है जिसमें क्या है, मिल्क भी है और उसके अंदर वाटर भी है, और ये पूरा है, ये 42 लीटर का है। इस बॉक्स के अंदर 42 लीटर मिश्रण है, उसके अंदर मिल्क और वाटर है, वो टोटल 42 लीटर है, लेकिन इनका जो रेशो है वो 5:2 है। यानी कहने का मतलब आप कह सकते हैं मिल्क और वाटर का जो रेशो दे दिया है वो 5:2 दे दिया है, ठीक, इस रेशो में है। फिर कह रहे कि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी डालते हैं, क्या डालते हैं, पानी, ठीक। तो नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप करते हो बहुत अच्छे तरीके से, उसके बाद में इससे रिलेटेड काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, उनको बड़े आराम से आप कर पाओगे। लेकिन वो कठिन इस तरह के प्रश्न होंगे, फिर भी हम आराम से करेंगे। चलिए देखिए कैसे करना होता है इस प्रश्न को। अब आपको पता है कि 42 लीटर में रेशियो इतना है,
कहने का मतलब ये टोटल कितना हो गया, आप कहोगे सर 7 यूनिट है। अगर यूनिट में देखें तो 7 है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक्चुअल में कितना है 42 लीटर। तो ये 7 यूनिट है, ये 42 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से हमेशा ही 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 6, 6 से 6 7 42, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 6। बात में आ रही। अब यहाँ से हम प्रॉपर तरीके से बता सकते हैं कि इतना दूध है और इतना पानी है। कैसे? क्योंकि 1 यूनिट की 6 आ गई है, तो 2 यूनिट की कितनी आ जाएगी 12 लीटर वाटर है। इसको भी 6 से करें, 6 5 30, और 30 लीटर क्या है मिल्क है, 12 लीटर वाटर है, दोनों को मिलाएंगे तो 42 लीटर होता है। तो यानी अब जो रेशो, अब जो पूरा पूरा बन रहा है मिल्क और वाटर है, ये 12 लीटर है, क्या है 12 लीटर नहीं 30 लीटर है। मिल्क कितना है 30 है और ये 12 लीटर है। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि 3 लीटर पानी मिला दिया, पानी कितना है वाटर कितना है 12 लीटर। अब इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया तो इन्हें 3 लीटर मिला देंगे तो ये दूध तो उतना ही रहेगा 30, ये हो गया 12 3 15 है। तो रेशियो कितना आ गया 1 रेशियो, यानी 2 रेशियो 1, 2 रेशियो 1। ठीक है, तो नया जो अनुपात आपसे पूछा था वो ये आ गया 2 रेशियो 1। और इस प्रश्न का यही दोस्तों आंसर होगा। बस करने का तरीका अलग अलग होता है कि इसको फॉर्मूले से आप कर सकते हैं, थ्योरी बेस भी इसको कर सकते हैं, ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका मैं ये बताऊंगा क्योंकि इसमें रटने की आवश्यकता नहीं, चीज़ें समझनी पड़ती है। चलिए नोट करें इसको दोस्तों। चलिए दोस्तों एक और वैसा ही प्रश्न देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा। मैंने पहले कहा था कि शुरुआत इजी क्वेश्चन से करेंगे, लेकिन हम उतने स्तर तक जाएंगे जहाँ तक ग्राम स्तर में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए कह रहे कि 20 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 3:1 है। मान लेते हैं एक बॉक्स है, उसमें 20 लीटर मिक्सचर है और उसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो 3:1 है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि कितना दूध और मिलाया जाए, यानी क्या मिलाया जा रहा है दूध, पानी को हिलाया नहीं, कितना दूध और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात है वही हो जाए। यानी नया मिश्रण है, मान लेते हैं ये है नया मिश्रण, उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 4:1 है, यानी 4:1। ठीक है, ये अब इसने पूछा है कि भी कितना पानी मिलाएं तब ये रेशियो हो गया, यानी पानी की दूध की क्वांटिटी में बतानी है। अब इस प्रश्न को करने का तरीका ये बोर्ड भर लो आप, बहुत से तरीके हैं, आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग तरीका, लेकिन बिल्कुल छोटा सा तरीका मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसको समझना है आपको, रटना नहीं है। अब एक बात सोचो इसको एक तरफ करते हैं और इसको एक तरफ करते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है मिल्क और वाटर है, बस में पहले रेशियो कितना है 3:1 हो जाता है, बस में आ रही। तो आप कह सकते हैं कि टोटल कितना मिक्सचर हो गया, आपको 4 यूनिट हो गया ना, लेकिन एक्चुअल में 4 यूनिट नहीं है, एक्चुअल में कितना है 20 लीटर है। तो आपको 4 यूनिट बराबर कितना आ गया 20 लीटर। तो यहाँ से आगे 5, यानी या आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 20/4 यानी 5 लीटर। यानी आप कह सकते हैं कि सर 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि भी ये रेशो था इतना, कुल मिला के 20 लीटर है, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, लेकिन अब कुछ दूध मिलाया तो ये अनुपात हो गया, यानी अब ये अनुपात हो गया 4:1। एक बात समझ में आ गई कि इसने क्या मिलाया दूध, लेकिन पानी नहीं मिलाया। पानी की क्वांटिटी पहले जितनी थी ना अब भी उतनी होनी चाहिए। चलो चेक करते हैं, पानी कितना है 1 यूनिट, लेकिन अब कितना 1 यूनिट। इसका मतलब है पानी तो उतना ही है, पानी तो उतना ही है, लेकिन पहले दूध कितना था 3 था, 3 यूनिट दूध था, अब कितना 4। बस में आ रही, क्यों? क्योंकि दूध मिलाया गया। इसका मतलब कितना मिलाया कि 3 से 4 हो गया। आपको 3 से 4 हुआ तो यहां पर 1 यूनिट मिला दिया, 1 यूनिट मिला दिया, 1 यूनिट मिला दिया, तब जाके 3 से 4 हो गया। लेकिन 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू तो 5 लीटर है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 लीटर है। तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? 5 लीटर। तो इसका मतलब है दूध कितना मिलाया? 5 लीटर। ये लो आंसर आ गया, बस चुटकी में आंसर आपके सामने है। ठीक है, यहां से हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली।
ठीक है। इस एक यूनिट का, अब कई बच्चे नए हैं ना, वो ये क्वेश्चन एक यूनिट क्या है, लेकिन लगातार मैंने 4 सेशन किए हैं 4 टॉपिक्स के, उनमें यूनिट क्या है वो समझ में आ गया है। पुराने वीडियो सारे देखें दोस्तों, प्लेलिस्ट बनी हुई है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो किसी भी वैल्यू निकालने के लिए, कि दूध को पहले 3 था और अब 4 हुआ, 3 से 4 हुआ, इसका मतलब इसमें 1 यूनिट की बढ़ोतरी होगी। लेकिन हमें 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए जो कि 5 लीटर है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या आ गया, मिल्क कितना मिलाया, कितना दूध मिलाया, 5 लीटर मिलाया। ठीक, नोट करें इसको दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कुछ उसी प्रकार का प्रश्न मिश्रण से संबंधित। मैंने पहले बताया था कि जब मैंने पहला प्रश्न किया था बड़ा इजी था, और जैसे कोई स्टूडेंट देखता था कि ये सर बहुत इजी मैं कर लूँगा, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे चलते जाते हैं लेवल बढ़ता चला जाता है। ये भी उसी प्रकार का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, लेकिन करने का तरीका आपका क्या है वो डिपेंड करता है। देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं, कह रहे कि सोने और तांबे के 2 मिश्रण हैं, सोना और तांबे के 2 मिश्रण हैं। एक तो ए मिश्रण है जिसमें सोना और तांबा इतना है, एक बी मिश्रण है जिसमें सोना और तांबा इतना है। ठीक है, कह रहा है कि ए बी की समान मात्रा मिलाई जाती है, यानी ए बी से समान मात्रा मिलाते हैं तो एक धातु सी बनाई जाती है। कोई धातु तीसरी ही बना ली है सी में सोना और तांबा का अनुपात कितना है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो अगर हम देखें यहाँ पर ए धातु है, ये मान लेते हैं ए धातु है, इसमें देखो मैं लिखता हूँ जी से गोल्ड और सी यू से कॉपर, तांबा हो गया। ये है 7:2। और एक धातु लेता हूँ मैं बी जो कि दी है, इसके अंदर भी गोल्ड है और इसके अंदर भी कॉपर है, तांबा कितना है 7:11। ठीक है, अब हमें इन दोनों को मिलाते हैं सी, और उसके अंदर में गोल्ड कितना है और कॉपर कितना है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहां से देखो गोल्ड कितना होगा इसमें ए के अंदर, अब देखो ए के अंदर टोटल मात्रा नहीं बताई कितना ग्राम है, नहीं पता है ना, पिछले क्वेश्चन में दे रखा था। तो यहां से अगर हम गोल्ड निकालते हैं, देखो गोल्ड की मात्रा निकालेंगे तो 7 बट्टा कितनी हो जाएगी भाई 9, दोनों को जोड़ेंगे इक्वल में कितना आएगा 9 यूनिट। अगर 9 यूनिट में से 7 है तो 7/9 आ गए। अब दोस्तों एक चीज सोचें कि समान मात्रा मिला, तो यहां से जो धातु हम बना रहे हैं, एक धातु सी बना रहे हैं, बस में इसको मैं थोड़ा सा यहां से चलो एक चीज ठीक है, कॉपर कितना है आपको 2/9, इसमें गोल्ड कितना है, यहाँ से गोल्ड की मात्रा 7 ये कितनी होगी 18, और कॉपर कितना हो गया इसमें 11/18। ठीक है, अब नहीं धातु देखो इसमें गोल्ड चाहिए, तो यहाँ से गोल्ड कितना आ गया 7/9 आ गया। पहले इसमें यहाँ से गोल्ड लेना पड़ेगा, बराबर मात्रा लेनी है, तो ये हो गया 7/18 रेशियो। कॉपर कितना लिया 2/9, प्लस में यहाँ पे कॉपर कितना है 11/18। बस इसको सोल्व कर लो उत्तर आ जाएगा। यहाँ से 18 एलसीएम आएगा, इधर भी 18 एलसीएम, नीचे से एलसीएम कट जाएगा, तो यहाँ 9 2 18, तो ये हो गया 14 प्लस में 7, ये 2 4 प्लस में 1। ठीक है, हाँ 1 मिनट, अच्छा 11 है यहाँ पर 11, तो मैं सोचूँ एक कैसे आ गया, अच्छा देखो 11/18 है, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, ये 21 आ गया, और ये दोस्तों का कितना आ गया 15। अब इसका रेशियो कितना आएगा 3 का चला जाएगा, 7 3 21, 3 5 15, तो 7:5 एक धातु सी बनाई, उसके अंदर 7:5 है कॉपर गोल्ड और कॉपर का रेशियो आ गया। बड़े आसान तरीका था, यहाँ से आप इन दोनों की वैल्यू निकाल ले, यहाँ से इन दोनों की गोल्ड का गोल्ड, यहाँ से दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो और एक धातु सी बना दी, बस सिंपल सा। अब इसी प्रश्न को दोस्तों आप कॉम्प्लिकेटेड कर सकते थे, ज़्यादा दिमाग लगाते कि ये कैसे आ गया कैसे करेंगे ना, तो डर बना रहता है, डर नहीं होना चाहिए। अगर डरोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल निडर हो गए हमें क्वेश्चन को दोस्तों करना है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको भली बातें अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नोट कर लें इस, चलिए दोस्तों एक और प्रश्न डिस्कस करते हैं। बड़ा इजी सा ही प्रश्न है, लेकिन उसी प्रकार का कुछ देखो, अनुपात और समानुपात के अंदर आपको मिश्रण से संबंधित, एलिगेशन से संबंधित, आयु से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, कोई मिश्रण है, उसमें तांबा
जस्ता और लोहा, ये दे दिया 3:4:2। अब कह रहा है कि तांबे और जस्ता, तांबा और जस्ता की मात्रा, यानी तांबा कितना है, तांबा 3 है और जस्ता अगर कुल देखें तो कितना हो गया, 7 यूनिट हो गया। लेकिन एक्चुअली मात्रा कितनी है, 56 kg। यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी तो ये आ गई 1 यूनिट की वैल्यू 8 7 56। ठीक है, अब पूछा कितना है, कह रहा कि जस्ता और लोहे की कुल मात्रा बतानी है। जस्ता कितना है, 4 है, लोहा कितना है, 2 है। अगर इन दोनों को देखें कुल मात्रा जस्ता लोहे की 4 + 2 यानी कितनी होगी, 6। ठीक है, कितनी होगी, 6 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू आपको पता है, आपको सर 1 यूनिट की वैल्यू तो 8 है, तो इसको गुणा कर दो, 8 × 48 kg आ गया है क्या, आपका जस्ता और लोहे की कुल मात्रा। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। तो मतलब क्वेश्चन करने का तरीका अलग अलग होता है। अब ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, अक्सर बच्चे x मान के कर लेते हैं कि 3x है, 4x है, 2x है। x का जो टाइम था वो चला गया, काफ़ी पुराना हो गया x का टाइम। अभी जो अप्रोच आपकी क्या होती है, सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी आपकी क्या होती है क्वेश्चन को लेकर, वो मायने रखती है। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट कितना होता है एग्जाम के अंदर, आपका एक पर्सन को कितना टाइम देते हो, कितना जल्दी आप सही करते हो, वो तरीके आपको आने चाहिए। ठीक है, वरना फिर क्वेश्चन तो कोई कर देगा, क्वेश्चन तो कोई कर देगा, लेकिन उसे कितना जल्दी कर पाता है, कितना सही समय पर, कितनी जल्दी और किस अप्रोच के साथ करता है, वो सबसे बड़ी बात दोस्तों होती है। और यही चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ मेरी वीडियोज़ के अंदर। मेरा कोई मकसद यहाँ पर क्वेश्चन कराना नहीं है, कोई टॉपिक कराना नहीं है, चीज़ सिखाता हूँ कि एग्जाम के अंदर अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप कैसे उनको हैंडल करते हैं बिल्कुल कम समय में। न तो कोई ट्रिक हम रटवाते हैं कि ट्रिक रट लो, न कोई सूत्र मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैथमेटिक्स के अंदर इतने तो सारे सूत्र हैं, इतनी चीज़ें हैं, याद नहीं रह पाती। क्यों ना हम ये फंडा ही हटा दें याद करने वाला, सिर्फ क्वेश्चन देखकर ही हम आंसर का पता लगाएं। ये चीज़ मैं अपने वीडियोज़ में आपको देता हूँ। तो कैसे रही आज की क्लास, काफ़ी दिनों के बाद मैंने आपके साथ ज्वाइन की इस क्लास को। फिर बता रहा हूँ कि तबीयत खराब थी, पापा की थी और गुड़िया की, दोनों को डेंगू का संक्रमण था। घर में अकेला था तो भाग दौड़ काफ़ी ज़्यादा मुझे ही करनी पड़ी, तो समय नहीं मिल पाया। लेकिन अब बहुत ज़्यादा तबीयत है वो बहुत अच्छी हो गई, आप सबके बेस्ट विशेष से। और उम्मीद है कि अब लगातार क्लास आपको देखने को मिली और जल्दी हम करेंगे। लगातार मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा, चिंता ना करें। जितना कुछ करवा दूँ सिलेबस पूरा हो जाएगा, डोंट वरी। अभी तो पहले मैं संडे की भी क्लास नहीं लेता था, लेकिन अब संडे को भी मैं क्लास ज्वाइन करूँगा। हो सकता है कि नेक्स्ट संडे में डबल 2 क्लासें लूँ हर संडे को, और वीक में 1 क्लास लेके जैसे भी क्या करवा दूंगा मैं आपको, चिंता मत करें कोर्स की। और जितना मैं करवा देता हूँ मैथमेटिक्स में, निश्चित होकर आप तैयारी कर सकते हैं इतने से ही। और आपका दिसंबर में संभावित है आपका प्री एग्ज़ाम, वो आराम से आप मैथमेटिक्स में सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो लगातार जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा मैं भी आपके साथ जुड़ा रहूँगा। चलिए, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।